नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंक में आज खोपरा के एमएसपी में वृद्धि वाले टॉपिक को दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग का टॉपिक शेष रह गया था। आइए सीधे बात करते हैं एमएसपी के विषय में और जान लेते हैं 2024 के सीजन के लिए एमएसपी पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग खोपरे, ये देखिए कोपरा कह लीजिए या खोपरा कह लीजिए, दोनों यूज होता है। मिलिंग कोपरे के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल और बाल कोपरे के लिए 250 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है दोस्तों। और बेसिकली ये जो है मिलिंग कोपरा है, इसका उत्पादन केरल और तमिलनाडु करते हैं। और वहीं बाल कोपरे की बात करें तो ये कर्नाटक में इसका उत्पादन होता है। अब देखते हैं कि यूज क्या होता है इस कोपरे का। मिलिंग कोपरे का यूज या उपयोग होता है, यूज होता है तेल निकालने के लिए किया जाता है, जबकि बाल कोपरे का सेवन खाद्य योग्य कोपरे का सेवन सूखे मेवे के रूप में किया जाता है दोस्तों। और धार्मिक अनुष्ठान में आपने देखा होगा प्रसाद के रूप में ये दिया जाता है। अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ के प्रसाद में दिया जाता है, या आपके कभी धार्मिक अनुष्ठान कराया हो तो वहाँ पे भी वितरित किया जाता है। और सरकार के इस कदम से सबसे ज्यादा अगर किसान कहीं के खुश हैं, कहीं किसान प्रसन्न है, तो वो केरल एवं तमिलनाडु के किसानों ने इस कदम को बहुत सराहा है। दोस्तों अब बात करते हैं एमएसपी क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाम से ही पता चलता है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को फसल की कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ एक बीमा देने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि गेहूं के फसल में बहुत तेज गिरावट होती है, लेकिन उसका एमएसपी सरकार ने तय कर दिया है 1500 रुपए प्रति क्विंटल। कितना भी रेट गिर जाए गेहूं का, लेकिन हम आपको 1500 रुपए में पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। एक तरह का बीमा दे दिया तो किसान उससे क्या है, मोटिवेट रहता है, उत्साहित रहता है उस फसल को उगाने के लिए। एमएसपी का कोई वैधानिक समर्थन नहीं होता है। एक किसान एमएसपी को एक अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता कि मेरा राइट है प्लीज दीजिए, अधिकार नहीं। एक किसान सरकारें कल्याणकारी कार्यक्रमों में जब कार्य करती हैं तभी एमएसपी की घोषणा करती हैं, ताकि हमारा किसान टूटे ना और आत्महत्या ना करे। आपने पहले देखा होगा, पहले बहुत किसान आत्महत्या करते थे, उनको बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाती है सरकार। अब बात कर लेते हैं कि एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। दोस्तों केंद्र 22 अनिवार्य फसलों के लिए एक एमएसपी की घोषणा करता है। 22+1 इसको बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 22 तो फसल हो गई, बाकी एक जो फसल है दोस्तों ये गन्ना के लिए बेसिकली एमएसपी नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके लिए दिया जाता है एफआरपी, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस। उसकी आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। और 22 फसलों में बात करें तो इनमें 14 फसल है खरीफ की फसल होती है, धान होता है इसमें शामिल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर जिसको अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द और मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, निगेर सीड, कपास भी आता है इसमें। और 6 रबी फसलों में गेहूं, चना, मसूर रेपसीड और सरसों, कुसुम शामिल होती हैं। 2 कॉमर्शियल फसल होती है जिनमें जूट होता है और एक इसमें नारियल होता है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा टोरिया और बिना छिलके के नारियल के लिए एमएसपी क्रमशः रेपसीड एंड सरसों नारियल के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एफआरपी क्या होता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीदते समय देती हैं उनको। इसको भी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो होती है वो सीएसीपी, कृषि मूल्य लागत आयोग है जो, उसकी सिफारिश पर एफआरपी की घोषणा करती है। दोस्तों सीएसीपी केवल सिफारिश कर सकती है कि किसी फसल का कितना एमएसपी होना चाहिए, लेकिन अंतिम रूप से घोषणा करती है आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, सीसीईए। अब एमएसपी क्या होगा, कौन तय करता है? ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी कृषि लागत और कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बुआई सीजन की शुरुआत में एमएसपी की घोषणा की जाती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी निम्नलिखित कारकों को देखता है, फैक्टर्स को देखता है। किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति क्या है, इसकी उत्पादन लागत कितनी पड़ रही है, बाजार मूल्य रुझान क्या है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, अर्थात कृषि इनपुट। मान लीजिए किसी फसल को उगाने में जो लागत आती है उसको कृषि इनपुट बोलते हैं, कि आपने कितना लगाया। फिर जब वो तैयार हो जाती है फसल तो उसको कृषि आउटपुट की कीमतों का बेचने में जो खर्च आता है उसको बोलते हैं कृषि आउटपुट लागत। उत्पादन की लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50% और उस उत्पाद के उपभोक्ता पर एमएसपी का संभावित प्रभाव देखा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस एमएसपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। एमएसपी की कैलकुलेशन गणना कैसे की जाती है। सीएसीपी कृषि मंत्रालय में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए राज्यवार, स्टेट वाइज की बात हो रही है, फसल विशिष्ट उत्पादन लागत अनुमानों का उपयोग करके अनुमान लगाता है। सीएसीपी स्वयं कोई क्षेत्र आधारित लागत अनुमान नहीं लगाता है। सीएसीपी विभिन्न राज्यों के लिए प्रत्येक अनिवार्य फसल के लिए 3 प्रकार की लागतों, जिनमें A2 होता है, A2 प्लस FL C2 की गणना करता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि A2 क्या होता है। देखिए A2 में अगर बात करें तो इसमें आपका डायरेक्ट कॉस्ट आता है, जो सीधा खर्च किया जाता है किसानों के द्वारा। डायरेक्ट कॉस्ट प्रत्यक्ष लागत आती है, जैसे मान लीजिए कि बीज हो गया, उर्वरक, मान लीजिए अपने फसल के लिए उर्वरक यूज कर रहे हैं, कीटनाशक यूज कर रहे हैं, उस पे जो खर्च आता है। मान लीजिए अपने खेत को लिया है किराए पे, तो उस पे जो आप पैसा देते हैं पर मंथ के हिसाब से या वार्षिक आधार पर। पट्टे पर ली गई कोई भूमि है। ईंधन, मान लीजिए कि आपने उसको यूज किया
ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर आपने किराए पे यूज किया है तो, या ट्रैक्टर आपका खुद है उसमें आप डाल रहे हैं डीजल या पेट्रोल डाल रहे हैं तो उसकी ईंधन की बात हो रही है। फिर सिंचाई के लिए आपने किराए पे लिया है किसी की 500 रुपए प्रति घंटे आप मुझे पानी दीजिए, उसकी जो लागत आती है सीधे तौर पर उसको बोलते हैं A2। फिर A2 प्लस FL लागत में इसमें क्या शामिल होता है, A2 प्लस FL में फैमिली लेबर होती है इसमें शामिल दोस्तों। फैमिली के या परिवार के सदस्य काम करते हैं तो उनको बोला जाता है अवैतनिक पारिवारिक श्रम। और C2 लागत में इसमें क्या होता है कि ऐड कर दिया जाता है A2 प्लस FL प्लस किसान के पास स्वामित्व वाली भूमि है, अचल संपत्तियों के किराए और ब्याज को ध्यान में रखती है, इसमें ऐड कर ली जाती है, किराए और इंटरेस्ट वाली पार्ट को इसमें ऐड कर दिया जाता है। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषि आयोग C2 प्लस FL C2 प्लस 50% फार्मूले के तहत MSP की सिफारिश की थी, यानी फसल की कुल लागत C2 और उस पर मुनाफा 50%, C2 प्लस 50% का मुनाफा, ये सिफारिश किया था MS स्वामीनाथन जी ने, जिनकी अभी मृत्यु हो गई अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2023 में दोस्तों। इनको कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। याद रखिएगा इस वर्ष हो सकता है स्वामीनाथन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार A2 प्लस FL के आधार पर MSP को तय करती है, उसकी घोषणा करती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों MSP के लाभ क्या है, इसके प्रॉफिट की। एक तो आय सुरक्षा मिलती है कि किसानों को ये डर नहीं सताता कि हमारी फसल के दाम अगर नीचे गिरते हैं तो ये पैसा डूब जाए, मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी और हम नुकसान में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनको एक इनकम का सुरक्षा मिलता है, पहला लाभ तो ये है। दूसरा है मूल्य स्थिरता का लाभ मिलता है और उत्पादन को प्रोत्साहित करता है ये MSP। प्रोडक्शन करने के लिए किसानों को मोटिवेशन हमेशा बना रहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। फिर फूड सिक्योरिटी की सुरक्षा देता है MSP किसानों को मुख्य फसल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और आयात पर निर्भरता कम करके घरेलू खाद्य सुरक्षा को बढ़ाकर स्थिर खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देता है। MSP से जुड़े हुए मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं तो एक विकृत फसल चयन होता है दोस्तों। MSP क्या है कि व्यवस्था अक्सर चावल और गेहूं जैसे फसलों को पर ही ध्यान केंद्रित करती है, जिससे फसल चयन असंतुलित हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, कुछ फसलों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, अन्य की उपेक्षा हो सकती है, जिससे कृषि की समग्र विविधता या डाइवर्सिटी और स्थिरता प्रभावित हो सकती है दोस्तों। पहला कारण तो ये है। और दूसरा बाजार की विकृतियां शामिल है इसमें। तीसरा है सीमित कवरेज होता है। अब देखिए 22+1 ही फसलों को शामिल किया जाता है, और भी बहुत कई फसलें होती हैं जिनको शामिल किया जाना चाहिए, नहीं हो पाता है, उनको शामिल नहीं किया जाता है। लिमिटेड कवरेज इसलिए इसको बोला जाता है। भंडारण और लॉजिस्टिक चुनौतियां आती हैं दोस्तों कि आप किसानों से उनकी फसल तो ले लेंगे, रखेंगे कहां, आपके पास इससे पर्याप्त मात्रा अपर्याप्त सुविधाओं से बर्बादी और भंडारण संबंधी नुकसान हो सकता है। राजकोषीय सरकार को इससे क्या है, बोझ बहुत पड़ रहा है राजकोष पर। MSP को लागू करने से सरकार पर महत्वपूर्ण राजकोषीय बोझ पड़ सकता है। गारंटी शुदा कीमतों पर फसल की खरीद करना और जो सरप्लस स्टॉक का मैनेजमेंट करना, ये सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसका असर सरकार के बजट और राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं भविष्य की राह, वे फॉरवर्ड क्या होता है। मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कृषि का विविधीकरण, देखिए इसमें बात की जा रही है कि और फसलों को और सेक्टर को शामिल किया जाना चाहिए। भविष्य की राह में आप पशुपालन हो गया, मछली पालन भी शामिल करना चाहिए। फलों और सब्जियों में निवेश पर जोर देना चाहिए, जो अधिक पौष्टिक होते हैं, जिनमें अधिक आय अर्जन की क्षमता भी होती है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है MSP। प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। सरकार को क्लस्टर दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए कृषि के लिए कुशल मूल्य चेन विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए। और रियल MSP हस्तक्षेप, एक वास्तविक MSP में सरकार का हस्तक्षेप शामिल होना चाहिए। जब बाजार कीमतें पूर्व निर्धारित स्तर पर नीचे गिरती हैं, खास करके अतिरिक्त उत्पादन, अधिक आपूर्ति या अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण कीमतें गिरने के मामलों में दोस्तों आज इस अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। शीघ्र मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS के साथ। धन्यवाद।